Hello everyone, a very good morning and welcome back to our channel and in my class again। तो आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर से रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चन को जो दिए गए हैं आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक्स में। पूरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल हमने कवर कर लिया है और आज मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। दो टाइप के देखिए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक तो एक्सरसाइजेज होती हैं जो चैप्टर के एंड में दी गई होती हैं, दूसरे होते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर के बीच में ही पोर्शन वाइज दिए गए होते हैं जो टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, बट उसके लिए आपको करना बस इतना है कि आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेकर अपने सामने बैठ जाइए, बिकॉज जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़ूंगा वो क्वेश्चन आप उसी टेक्स्ट बुक की हेल्प से रीड करते जाइएगा। मैं भी इस तरफ से करूँगा, आप भी एक तरफ से उसे रीड करते जाइएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके तुरंत अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप सभी हाथ में लेकर सामने ओपन करके पीरियोडिक टेबल चैप्टर बैठ जाइए, ओके। तो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या करना है आगे। फाइन, तो अब तक तो आई होप आप सबने बुक निकाल ही ली होगी। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर आप लोग के सामने, आप लोग भी देखते जाइएगा कि क्वेश्चन कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, कैसा है, मैं आप लोग को बता दूंगा। ख़राब मतलब कि इजी है या टफ है, कैसा है ये मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करिएगा और आई थिंक ये क्वेश्चन आपको शायद पेज नंबर 81 पे मिल जाएंगे, ठीक, उस पर आप देखिए। तो क्वेश्चन है पहला, डिड डोबेराइनस ट्रायड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट, ठीक है। आपसे कह रहा है कि क्या डोबेराइनर के ट्रायड न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो कॉलम्स है, न्यूलैंड्स का मीन्स जो अरेंजमेंट है उसके कॉलम्स में भी पाया जाता है, अगर हाँ तो फाइंड आउट उसे करिए और कंपेयर करिए उसे डोबेराइनर के ट्रायड से, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ये बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको डोबेराइनस ट्रायड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये दोनों बातें ही समझा दी थी पीरियोडिक टेबल चैप्टर को पढ़ाते समय। डोबेराइनर ट्रायड्स क्या थे, डोबेराइनर ने कोशिश की थी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में करके रख दिया जाए और उसके बाद जो है जो भी उन्होंने 3 ट्रायड बना लिए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक एटॉमिक वेट के एवरेज वाला एक लॉ भी दिया था और फिर न्यूलैंड्स ने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने की एक अच्छी कोशिश की थी। तो देखिए जब भी आप देखेंगे न्यूलैंड्स का अरेंजमेंट ना, तो उसमें यहाँ पे आपको केवल एक ही ट्रायड मिलेगा डोबेराइनर का, जो कि होगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। डोबेराइनर के बनाए ट्रायड्स में से डोबेराइनर ने 3 ट्रायड बनाए थे, एक तो ये हो गया, दूसरा था आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, और तीसरा ट्रायड था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। बात आई समझ में? तो यही 3 ट्रायड डोबेराइनर ने बनाए थे, जिसमें से जो केवल ये फर्स्ट वाला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला ये जो ट्रायड है यही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के कॉलम में पाया जाता है। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का एक रफ अरेंजमेंट में अगर यहाँ आपको दिखाऊं तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ था, फिर उसके बाद लिथियम, फिर यहाँ पे बेरिलियम, फिर उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद यहाँ पर था फ्लोरीन, फिर यहाँ सोडियम और यहाँ पर था पोटेशियम। बात आई समझ में? तो देखिए उनके अरेंजमेंट में ना केवल ये एक ही ट्रायड पाया जा रहा है। बात आ गई समझ में? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे देना होगा, आपको बस इतना लिखना होगा कि इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, देयर इज ओनली 1 ट्रायड फाउंड, कौन सा वाला, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला। बात आगे समझ में? खत्म, यही सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। तो छोटा सा बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन यहाँ से ये आप और सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा एक बात उससे पहले मैं आप लोग को और बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ ना यहाँ पर, उसके पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट होगा कि इस समय आपको थोड़ा बहुत अगर बाय द वे कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आया लिखा हुआ, तो वो आप पीडीएफ की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं। और तब भी अगर आपका वो डाउट क्लियर नहीं होता तो आप हमें जो है मैसेज करके भी बता सकते हैं आपका वो डाउट, मैसेज करने का मतलब सॉरी कमेंट करके बता सकते हैं, आपका वो डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। आजकल मैसेजेस करते करते आदत पड़ गई ना, इसी वजह से मुंह से भी मैसेज ही निकल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बकवास हमने कर ली,
क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबराइनर्स क्लासिफिकेशन। हमसे कह रहा है कि डोबराइनर के क्लासिफिकेशन में, मींस डोबराइनर ने जिस तरह से एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, अरेंज किया था, क्लासिफाई किया था, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी, मतलब लिमिटेशंस क्या हैं डोबराइनर के क्लासिफिकेशन की कि उनका कॉन्सेप्ट हो गया फेल। ठीक है, तो देखिए हमने देखा था ये कि डोबराइनर सिर्फ 3 ट्रायड्स ही बना पाए थे, जिनका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको पीछे बना के दिखाई दिया। ठीक है, अगर मैं एक बार और आपको बना के वो दिखा दूँ तो ये 3 ट्रायड्स कौन कौन से थे। एक तो ट्रायड था आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। दूसरा ट्रायड था आपका यहाँ से कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। बात आई समझ में। ये 3 ट्रायड, हालांकि इनके टाइम में और भी इनसे ज़्यादा एलिमेंट्स खोज लिए गए थे, लेकिन ये हर एलिमेंट को अपने ट्रायड के अकॉर्डिंग अच्छे से सेट नहीं कर पाए। बाद में फर्दर साइंटिस्ट ने जब अदर एलिमेंट्स के भी ट्रायड्स बना के देखे कि भाई कुछ और ट्रायड्स हम लोग बना लेते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी उन्हें कुछ खास अच्छा नहीं लगा, फेल होता दिखाई दिया। एलिमेंट्स ट्रायड के अकॉर्डिंग अच्छे से सेट नहीं हो पा रहे थे। तो यही थी लिमिटेशन डोबराइनर के क्लासिफिकेशन की कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स तक ही अप्लाई हो पाया, उसके बाद अप्लाई नहीं हो सका। बात आगे समझ में। इतना बस आप लिख देंगे इस क्वेश्चन के आंसर में तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन की जो थ्योरी है वो हमेशा आप कोशिश किया करिए अपनी लैंग्वेज में लिखने की। यही रीज़न है कि मैं आपको यहाँ पर कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं बता रहा हूँ लिख के कि थ्योरी किस तरह से आपको लिखनी है, बिकॉज थ्योरी की लैंग्वेज आपकी अपनी होनी चाहिए। एग्जामिनर भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है, आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि थ्योरी आपकी अपनी लैंग्वेज की हो। बात आई समझ में। इसी वजह से मैं आपको कोई थ्योरी यहाँ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पीडीएफ नोट्स की आप हेल्प ले सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन को समझने के लिए कि आपकी थ्योरी का डिज़ाइन कैसा हो। बात आ गई समझ में। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, तीसरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। इसमें हमसे कह रहा है What were the limitations of न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमसे डोबराइनर के लॉ की लिमिटेशंस पूछ रहा था और अब यहाँ पर हमसे न्यूलैंड्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा ही है। अगर हम लोग न्यूलैंड्स लॉ की लिमिटेशंस की देखिए बात करें तो न्यूलैंड्स लॉ में हमने पढ़ा था कि न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को देन नोन, जो भी उनके टाइम में नोन एलिमेंट्स थे, उनको अरेंज किया था किसमें, एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए ऑर्डर में, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बात आई समझ में। अब ये एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो कैसे किया, सबसे पहले इधर हाइड्रोजन छोटे से स्टार्ट किया, बड़े तक गए, फिर उसके बाद ये आपने देखा लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर यहाँ फ्लोरीन, फिर यहाँ पे सोडियम, फिर ऐसे पोटेशियम। ठीक है, इसी तरह से इसके नीचे मैग्नीशियम वगैरह, फिर बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, और इसी तरह से उन्होंने अपना अरेंजमेंट आगे भी बढ़ाया। लेकिन उनके अरेंजमेंट में देखिए मिस्टेक्स क्या थी। अगर हम मिस्टेक्स की बात करें डोबराइनर के अरेंजमेंट में, तो एक तो उन्होंने इस ग्रुप के साथ में, मतलब ये जो हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का आपको ये ग्रुप दिख रहा है, उसके साथ में इन्होंने कोबाल्ट, CO और निकिल, कोबाल्ट और निकिल, इन 2 एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ इन सारे से जो भी एलिमेंट्स है जरा भी मेल नहीं खाती है, जरा सा भी मैच नहीं करती है। बात आई समझ में। दूसरा, एक तो आपको गलती ये पता चल गई, ये रखा तो रखा, दूसरी बात 2 एलिमेंट्स को इन्होंने एक साथ ही प्लेस कर दिया। एक गलती तो ये भी हो गई, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा बस इसलिए किया ताकि ये जो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट है वो बचा रह सके, बिकॉज इनके वेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक, तीसरी मिस्टेक ये थी कि आयरन, जो कि कोबाल्ट और निकिल जैसी लगभग सेम प्रॉपर्टीज़ रखता था, उसको उन्होंने कोबाल्ट और निकिल के कॉलम में ना रखते हुए यहाँ पर कहीं एक अलग ही पोजीशन दी हुई थी। समझ में आ रही बात आपको। ठीक, दूसरी बात, सबसे बड़ी जो इनकी लिमिटेशन थी न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन की, वो ये कि इनका जो भी क्लासिफिकेशन था वो कैल्शियम के आगे तक अप्लाई
नहीं हो पाया। कैल्शियम के आगे जाते ही इनके सारे कॉन्सेप्ट होने लगे फेल। ये लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के साथ सिमिलरिटी रखेगा, ये फेल हो गया। बात आई आपको समझ में? तो इस तरह से ये देखिए कुछ मैंने आपको लिमिटेशंस बता दी। पहली लिमिटेशन क्या सबसे बड़ी, कि कैल्शियम के आगे ये अप्लाई नहीं हो पाया। दूसरा, कोबाल्ट और निकेल को इन्होंने अनमैच्ड कॉलम्स में रखा जिनकी प्रॉपर्टीज इनसे जरा भी मैच नहीं करती थी। आयरन को इन्होंने कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा जिसकी प्रॉपर्टीज इससे काफ़ी हद तक मैच खाती थी। बात आई समझ में? ये कुछ लिमिटेशंस थी जो कि आप लिख सकते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की जब भी आपसे मिस्टेक्स या लिमिटेशंस के बारे में पूछा जाए। बात आ गई ना एकदम समझ में? बढ़िया से चलिए, अगर समझ में आ गई तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए। तब तक हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है जो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंटेक्स क्वेश्चंस का ही। अब यहाँ पे देखिए 4 मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं एकदम स्टेप वाइज कराते जा रहा हूँ। हालांकि ये पेज नंबर 85 पे आपको सेकंड इंटेक्स क्वेश्चन का जो कॉलम है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन आप सब लोग तब तक ढूंढ लीजिए आपके एनसीईआरटी बुक में, पेजेस टर्न करते जाइए तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव वाले पोर्शन के बाद ही आपको मिल जाएगा। यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। आपसे कह रहे हैं ना, नीचे आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से? कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, उसके बाद में बेरियम हो गया। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हैं और आपसे कह रहा है ना कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का यूज़ करते हुए आप इनका फॉर्मूला, इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला डिज़ाइन करके बताइए कि क्या होगा। बात आई समझ में? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल चिंदी सा। इस क्वेश्चन में एकदम कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। बस यहाँ पर उसने आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बोल के ना कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें उन्होंने अप साइड एक अलग से पीरियड बना के हर ग्रुप के ऊपर वाला जो एक सेक्शन बचता था उसमें उस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स थे उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला लिख रखा था। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये आपको वहाँ से रिलेट करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। बात आ गई ना समझ में? हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में ये बात देखी थी। हमें बस इनके ऑक्साइड्स का जनरल फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए, अगर हम बात करें पोटेशियम की तो यहाँ पर अब आप याद करिए कि हम सब लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला खेल और हमने पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वगैरह का। अब वो यहाँ पर देखिए कितना यूज़फुल होता है ना, आपको मैं बताता हूँ। कैल्शियम की देखिए अगर हम लोग बात करें तो हमें मालूम है कि हाँ कैल्शियम एस ब्लॉक में होता है। ठीक है, कैल्शियम के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि एस ब्लॉक में होता है और वो भी एस ब्लॉक के साथ साथ ये फर्स्ट ग्रुप में होता है। सही है ना? फर्स्ट ग्रुप में होने का मतलब ये है कि इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? NS1 होता है। NS1 एक इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में होने का मतलब कि ये आसानी से इसको निकाल के K+ बनाएगा। बात आगे समझ में? K+ ये क्या करेगा? बना देगा। अच्छा, यहाँ से देखिए अगर हम बात करें, इसने K+ बना लिया और ऑक्सीजन के एक एटम पे कितना चार्ज होता है? -2 का। ये तो हमें जनरली मालूम ही होता है। तो बताइए कि अगर मुझे ऑक्सीजन को कम्प्लीटली न्यूट्रल करना है तो मुझे पोटेशियम के कितने एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो 2 एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक को हमने इससे अटैच किया तो इसका +1, इस पर देखिए टोटल 2 यूनिट का माइनस चार्ज है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, ख़त्म कर देगा। बात आई समझ में? और जब एक दूसरा और पोटेशियम इससे जुड़ेगा तो वो उसके दूसरे नेगेटिव चार्ज को भी ख़त्म करके न्यूट्रल कर देगा। ये भी इसका ख़त्म चार्ज, इसका भी ख़त्म और ऑक्सीजन का भी। मीन्स आपने क्या देखा कि इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ से जनरली क्या निकल के आ रहा है? K2O, एक ऑक्सीजन से 2 पोटेशियम। कोई यहाँ पे आपको डाउट? कोई डाउट यहाँ पे हमको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बात आ रही ना आपको एकदम समझ में? चलिए, इसी तरह से देखिए अगर हम लोग कार्बन का देखा जाए, जनरल फार्मूले की बात करें इसके ऑक्साइड के, तो देखिए कार्बन हमें मालूम है कहाँ होता है? P ब्लॉक में।
और पी ब्लॉक में होने के साथ साथ ये ग्रुप 14 का मेंबर है। ग्रुप 14 का मेंबर होने का मतलब ये कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए NS2 और NP2 यहाँ से, तो टोटल देखिए कितने हो गए, 2 और 2 मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले लेक्चर में देखी थी। तो जिन बच्चों को ना इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट हो रहा हो, जिन्होंने वो लेक्चर ना देखा हो, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो लोग कंप्लीट कर लें पीरियोडिक टेबल के सारे लेक्चर्स, तब उनको ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ पर NS2 NP2 यहाँ पर हमने जो है अप्लाई किया तो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए, मतलब कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके C+4 आसानी से बना सकता है। कोई डाउट हुआ आपको? कोई नहीं। ऑक्सीजन के एक एटम पे कितना होता है? -2 होता है। अब आपने जनरली फॉर्मूला तो लिखना सीखा ही एलिमेंट्स का, या तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिए चार्ज न्यूट्रल करने वाला, या तो एक तरीका देखिए और क्या यहाँ से कि इसका चार्ज इसके फुट पे लिखिए और इसका चार्ज इसके फुट पे लिखिए। मतलब यहाँ से देखिए कार्बन के पैर पे किसका आएगा? ऑक्सीजन का नंबर यानी 2, और ऑक्सीजन के फुट पे क्या आ जाएगा? कार्बन वाला नंबर यानी 4। तो यहाँ से आया क्या? C2O4। लेकिन देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब तक कॉमन लेने के चांसेस बनेंगे ना, हम कॉमन लेके निकाल लेंगे। तो 2 कॉमन लेते ही देखिए यहाँ से बचेगा CO2। अब ये जो CO2 आया है ना, यही है कार्बन के ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला। बात आई समझ में? एकदम आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। देन अगेन एल्यूमिनियम की देखिए अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम जो है ये आपका जो है पी ब्लॉक का ही मेंबर है, साथ में बोरॉन फैमिली यानी कि ये 13 ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, बोरॉन फैमिली का मेंबर यानी 13 ग्रुप का पी ब्लॉक का मेंबर है। बोरॉन फैमिली ग्रुप 13 का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स NS2 NP1, और इनको ही रिमूव करके ये आसानी से Al+3 चार्ज अपने ऊपर यहाँ पर डेवलप कर सकता है। कोई डाउट आपको इसमें? कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए इसके ऊपर है चार्ज +3 और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2 होता है। तो बस सिंपली आप वही फुट मेथड यूज़ करिए, इसका चार्ज इसके फुट पे, इसका वाला चार्ज इसके फुट पे। तो यहाँ से देखिए क्या बना? Al इसके फुट पे ऑक्सीजन का यानी 2 और ऑक्सीजन के फुट पे एल्युमिनियम का यानी नंबर 3। तो Al2O3, अब 2 और 3 में से तो आप कुछ कॉमन ले नहीं सकते, तो बस Al2O3 जो यहाँ पर बना ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला है। बात आ गई आपको समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। चलिए इसी तरह से आगे अब हम लोग यहाँ पर अगर सिलिकॉन की देखिए बात करें तो सिलिकॉन जो है ये भी है मेंबर कहाँ का? कार्बन फैमिली का ही मेंबर है। तो इसके नेचर भी कैसे होंगे? कार्बन की ही तरह होंगे। कार्बन के ऑक्साइड का जनरल फार्मूला यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? CO2 में सिलिकॉन के ऑक्साइड का भी जनरल फार्मूला कैसा होगा? CO2 ही होगा, बिकॉज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का जनरल फार्मूला सेम होता था। बात आई समझ में? तो कार्बन का CO2 तो सिलिकॉन का भी SiO2 यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा इसके जनरल ऑक्साइड का। इसी तरह से अगर हम लोग देखिए बात करें यहाँ पर Ba के केस में, तो Ba यानी बेरियम। अब बेरियम हमें मालूम है S ब्लॉक के ग्रुप 2 का मेंबर है। ग्रुप 2 का मेंबर होने का मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली निकाल के ये बना सकता है Ba+2 आयन। और एक ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज होता है? -2। तो देखिए यहाँ से इसका +2 इसका -2, टोटल तो ऐसे ही 0 हो जा रहा है। तो इसका इसके फुट पे, इसका इसके फुट पे गया, तो Ba के फुट पे 2 और ऑक्सीजन के फुट पे 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे जब हम, तो यहाँ फाइनली बचा क्या? BaO। तो ये जो BaO यहाँ पर बन रहा है ये हो गया हमारा बेरियम ऑक्साइड यानी बेरियम के ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला। बात आ गई समझ में? इस तरह से देखिए ये वाला जो एक क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। क्यों अच्छा बन जाता है? बिकॉज इसी में जाके हमने थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जो कुछ भी हमने सीखा है ना। अदर किसी क्वेश्चन में अभी तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करना था, थ्योरीज यूज़ करनी थी, थ्योरी से रिलेट करना था। लेकिन यहाँ पर हमको देखिए कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने पड़े। कॉन्सेप्ट्स क्या क्या कि भाई कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से जो है रिलेट करता है, किस ब्लॉक में है प्लस किस ग्रुप में है, बात आई समझ में। फिर और सारी चीज़ें, कितने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रिमूव करेगा। तो बताइए अगर मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन ना प्रोवाइड किया होता है SOP ब्लॉक का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई हिंट ना दी होती, तो क्या आप इन्हें सॉल्व कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो इसी वजह से हर एक छोटी छोटी चीज़ हमने कवर कर ली है, तभी हमें क्वेश्चंस करने में पूरा मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अब और हम लोग यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 इसी इंटेक्स क्वेश्चन का। बिसाइड्स गैलियम विच अदर एलिमेंट हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल एनी टू। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए बहुत ही घटिया लिखी हुई है, एकदम टेढ़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज बना दिया है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस इसकी लैंग्वेज देख के आपको ये लगेगा कि ओहो ये तो मंगल ग्रह का सवाल आ गया, भाई हमसे तो होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल हो जाएगा आपसे, बताता हूँ ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो छोड़िए, पहले ये बताइए, मैंने आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय ये बताया था कि मेंडलीव बहुत अच्छे प्रेडिक्शन भी करते थे एलिमेंट्स के बारे में। इसी वजह से उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह गैप्स छोड़ रखे थे कि फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे वो इन गैप्स में भी रखे जा सकते हैं। यही सबसे बड़ा एडवांटेज था उनकी पीरियोडिक टेबल का। अदर साइंटिस्ट ने तो ये मान लिया था कि भैया आप कोई भी नया एलिमेंट खोजा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन मेंडलीव भाई साहब को यकीन था। अब इस क्वेश्चन में ना आपसे उनकी उसी प्रेडिक्शन वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बना रहा है। वो क्या कह रहा है कि आप उन दो एलिमेंट्स के नाम बताइए। ठीक है, गैलियम को छोड़कर, गैलियम को उसने बोल दिया आप छोड़ दीजिए, गैलियम को छोड़ के उन दो एलिमेंट्स के नाम बताइए जिनके लिए मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिया था और वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनने के बाद डिस्कवर हुए। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीटली एकदम समझ में आ गया होगा। अब वो दो एलिमेंट्स, तो ये देखिए जो क्वेश्चन है ना वो डिपेंड करता है ना कि भैया आपका भेजा ये जो प्रोसेसर यहाँ लगा हुआ है वो कितना काम करता है, क्वाड कोर है, डुअल कोर है कि ऑक्टा कोर है। मतलब कहने का ये है कि जितना ज़्यादा आप याद रख पाएंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये तो एकदम एक तरीके से जीके का क्वेश्चन हो गया कि अगर याद है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर तो न होना नहीं हो तो मालूम है ही हमको। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए 3 गैप्स छोड़े थे मेंडलीव ने, जनरली और भी कई गैप्स थे बट हम 3 के बारे में मेनली बात करते हैं। उसमें से एक गैप था किसके लिए? एक का एल्यूमिनियम के लिए, एक का एल्यूमिनियम। ठीक है, दूसरा गैप जो था आपका वो था एक का सिलिकॉन के लिए, एक का सिलिकॉन। और जो आपका तीसरा गैप था वो तीसरा गैप था एक का बोरॉन के लिए, एक का बोरॉन के लिए। ठीक है, अब ये जो मेंडलीव ने नाम रखे थे इन एलिमेंट्स की, मेंडलीव ने बेसिकली एलिमेंट्स के पोजीशंस को नाम दिया था। एक का एल्यूमिनियम, मतलब जो भी आएगा एल्यूमिनियम के नीचे वो एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला होगा। दिस एका वर्ड्स मीन्स एक और, तो एक का एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम जैसा एक और। उसी तरह से एक का सिलिकॉन एंड एक का बोरॉन। एक का एल्यूमिनियम को बाद में जब डिस्कवर किया गया तो इसका नाम रखा गया गैलियम। ठीक है, एक का सिलिकॉन जब डिस्कवर हुआ बाद में तो इसका नाम रखा गया जर्मेनियम। और जब एक का बोरॉन डिस्कवर हुआ तो इसका नाम रखा गया स्कैंडियम, स्कैंडियम। ठीक है, अब भाई साहब ये 3 तो हो गए, 3 पोजीशंस के बारे में हमने बात करनी थी। 3 एलिमेंट्स हमने यहाँ पर देख लिए कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा वाला एलिमेंट आया। वो हमसे बोल रहा है गैलियम को तो आप छोड़ ही दीजिए, तो गैलियम को छोड़ के बचे 2, जर्मेनियम और स्कैंडियम। तो ये आप लिख देंगे, 2 मार्क्स तो आपके कोई हिला ही नहीं सकता, वो आपको मिलने ही मिलने हैं। बात आ गई ना एकदम समझ में? तो ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपकी याद रखने की टेंडेंसी, याद रखने की कैपेसिटी के ऊपर कि आप कितना ज़्यादा चीज़ों को समझ के याद रख सकते हैं। बात आई ना समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 3 वो है व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो ये एकदम छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि मेंडलीफ ने कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, क्या क्राइटेरिया यूज़ किया अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। तो आप सबको भी मालूम है कि मेंडलीफ ने क्या आइडिया लगाया था कि एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर देंगे तो इसी अरेंजमेंट के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल बना दी थी। लेकिन बीच बीच में उन्होंने कुछ जगह पे इस ट्रेंड्स को तोड़ भी दिया था। और ट्रेंड उन्होंने क्यों तोड़ा था? ताकि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ही सिमिलर ग्रुप में आ सके। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। साथ ही साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स सिमिलर ग्रुप्स में लाया करें। बात आ गई समझ में? पूरी तरीके से एकदम, इसमें कोई डाउट कुछ भी नहीं। लैंग्वेज आपकी अपनी होगी, इसी वजह से मैं आपको कुछ भी थ्योरी वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे कह रहा है वाई डू यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। आपसे कह रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि नोबल गैसेस को एक सेपरेट ग्रुप में हमें रखना चाहिए। तो देखिए भैया, इसका सिंपल सीधा साधा फंडा ये है कि नोबल गैसेस की अगर हम बात करें, जैसे हीलियम, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी के सभी क्या है? नोबल गैसेस जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में यहाँ पर लाया करती हैं। बात आई समझ में? तो देखिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तो यहाँ पर नोबल गैसेस ग्रुप 18 में लाया करती हैं। क्वेश्चन हमसे क्या किया है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि नोबल गैसेस को हमें एक सेपरेट ग्रुप में रखना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये है ना कि ये नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। एक बात तो ये कैसी होती है? लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव मतलब इनकी रिएक्टिविटी ना एकदम ना के बराबर होती है। ये एलिमेंट्स से बहुत ज़्यादा रिएक्शन करना नहीं चाहती जनरली किसी भी एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, हालांकि कुछ गैसेस इसमें से रिएक्टिव भी पाई गई हैं, जैसे जिनॉन वगैरह हो गए, इनके कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। यही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है देखा जाए तो इन सब में। बट अभी आपको इतना डीप कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए या नहीं चलना है, बिकॉज अभी आप क्लास 10th में हैं, चीज़ें आपको बेसिक पढ़नी है, तो धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, तो आप बोलेंगे क्या? लीस्ट रिएक्टिव मान के चलेंगे कि कोई भी इसमें से रिएक्शन नहीं करता। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक टेबल के अदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल अलग है। मीन्स ना तो भैया ठीक से ये मेटल्स ही है ना नॉन मेटल, हालांकि आएंगे तो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। बट हम प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल के अदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल अलग है। ये किसी की भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करती, बिकॉज ये तो रिएक्टिविटी ही नहीं है इनकी एकदम। ठीक, दूसरी बात ये कि पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं अदर, वो इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, वो इन्हीं के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनाना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। बात आ रही ना आपको समझ में? और दूसरा, इनका और एटॉमिक ऑर्बिटल वगैरह सब कुछ फुली फिल्ड होता है, सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होती हैं। तो इन सब रीजंस को देखते हुए हमें यही लगता है ना कि भाई इनको जब ये इतनी खास है ये गैसेस, तो एक अलग ग्रुप हमें इनको देना ही देना चाहिए। बात आ रही समझ में? तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप यही लिख सकते हैं कि नोबल गैसेस जैसी प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल के अदर किसी एलिमेंट्स में नहीं पाई जाती हैं। प्लस दूसरा, हर एलिमेंट इन्हीं की तरह बनना चाहता है, इन्हीं के तरह स्टेबल होना चाहता है। इस वजह से इनके इस इम्पॉर्टेंट रोल को देखते हुए हमें इन्हें एक अलग ग्रुप में पोजीशन देनी चाहिए। बात आ गई समझ में? इस तरह से लिख देंगे आपका, तो ये क्वेश्चन भी एकदम सुपर डुपर हिट हो जाएगा। नंबर आपको पूरे के पूरे मिलने ही मिलने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की अपनी क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग बचा हुआ एक और टॉपिक है, टॉपिक नहीं, एक और पोर्शन है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का ही, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेट करता है, उसे हम लोग समझेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम कवर कर पाएंगे उस लेक्चर में हम कर लेंगे। तब तक आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जितना भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं आज की क्लास में,
उनको आप एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ गिवन PDF, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। पूरी हेल्प उसकी लीजिएगा। अगर तब भी रेदर आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में अपना लिख के सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है भेज दीजिएगा, आपको जो भी हेल्प होगी वो वहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। अपने हाथों को सैनिटाइज करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लासेस में। बाय।